नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आज सभी को। और गणेश पड़वाल की तरफ से आप सबकी कामना यहाँ एक ही चल रही है कि भाई आप सभी अब टेट अभी के अभी क्वालिफाई हो, और टेट इस टेट में अभी ना हो तो कभी ना हो। मैं चाहता हूँ अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए सबसे पहले जय हिंद कहते हुए आपसे यहाँ न्यू लेसन से परिचय करवाता हूँ। जैसे दोस्तों सभी को जय हिंद। और यहाँ भारत भू आकृतिक विशेषताएं, यानी आप तेलुगु में कहो तो भारत नैसर्गिक स्वरूपालु। यहाँ भारत की जो आकृतियाँ होती है, जैसे नदी, पहाड़, पठार, डेजर्ट जो भी हैं, ये सब आपको मैदान, ये सब इसमें इस पार्ट में आपको आ जाता है। और ये बिल्कुल हिंदी मीडियम में 10th क्लास का फर्स्ट लेसन है दोस्तों। फर्स्ट लेसन इन हिंदी मीडियम सोशल स्टडीज़ फॉर हिंदी पंडिट्स। ये टेट के लिए सोशल स्टडीज़ है दोस्तों, और ये पहला पार्ट है आपका विशेषताएं। चलिए पहला पार्ट समझाते हैं थोड़ा बहुत जितना मुझे मालूम है। और लास्ट टाइम जितने भी प्रश्न आए थे वो पूरे मुझे अब तक पता है दोस्तों। यहाँ आकृति के बारे में आपको कुछ नहीं, केवल एटलस के बारे में बताया गया है। तो ये सब एटलस बिटलस ये सब आपको मालूम है दोस्तों। ये जहाँ तक डिग्री हो चुके हैं लोग एटलस को क्या नहीं पहचानेंगे, लेकिन जितने क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है वही मेन पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो भारत दक्षिणी गोलार्ध में पूर्वी भाग में है दोस्तों, क्योंकि पूर्व कालमान रेखा हमारे यहाँ आती है 32 नंबर की। उसे हम भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो ये जूम करने से आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत की कालमान रेखा किधर से जाती हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। भारत की कालमान रेखा 82 जो है दोस्तों, ये यहाँ पर 82 है, और ये 82 आपको दिख नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं। ये 82 वाली जो रेखा है वो भारत के ऊपर से गुजरती है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरती है। और इस प्रकार भारत दक्षिणार्ध गोल में आता है। इधर नीचे पूरा दक्षिणार्ध गोल ही है। दोस्तों भारत का हिस्सा यहाँ हिंद महासागर तक है। इसमें भी यहाँ कुछ भारत के जो द्वीप बने हुए हैं वो छोटे छोटे खंड है भूभाग के, वो भी यहाँ है। इसलिए यहाँ तक भारत बनता है, इसलिए दक्षिणार्ध में गिना जाता है। भारत को, अगर आपको भारत के बारे में क्वेश्चन आए तो ग्लोब में भारत दक्षिणार्ध में होता है, यही सूचना आपको उत्तर में लिखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फिर आपको बताया जाएगा कि भारत किस रेखांशों के बीच में है। तो यहाँ भारत के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी आपको मिल जाएगी कि भैया भारत जो है, देश की मुख्य भूमि भारत की जो है 8 डिग्री से उत्तर में 50 उत्तर में 8 उत्तरी डिग्री और 50 डिग्री उत्तरी रेखांशों में जो है भारत बसा हुआ है, और 68 और 9 डिग्री पूर्वी अक्षांशों के दक्षिणार्ध में भारत जो है बसा हुआ है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक के आपको पढ़ना है, राइट। और दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसके बाद आपको मिलता है 82 डिग्री वाला रेखांश। 82 डिग्री वाला जो रेखांश है दोस्तों, याद रखिए अक्षांश नहीं है, ये रेखांश है। ये क्या है? ये रेखांश है। और यह रेखा आपके भारत से गुजरती है, इलाहाबाद से गुजरती है मैंने कहा। तो इलाहाबाद जो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है। ये 82 नंबर की रेखा है, और 82 के बाद 30 नंबर जमता है, 82 डिग्री पॉइंट 30। ये जमता है, इसलिए 82 30 ही कहा जाता है इसे। लेकिन 82 ही पूछता है एग्ज़ाम में। 82 डिग्री मानक मध्याह्न रेखा, यहाँ ऑप्शन पूछा गया था कि मानक रेखा, मानक कालमान रेखा, मानक काल की रेखा, मानक मध्याह्न काल की रेखा कहा था। तो मानक मध्याह्न रेखा ही आप आंसर लगाएंगे, क्योंकि इसी में कंफ्यूज करता है दोस्तों। लास्ट डेट में ये पूछा गया है। याद रखिए दोस्तों, गणेश पड़वाल की तरफ से ये क्वेश्चन आपका IMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिए, हिंदी में आता ही आता है। आपके मैंने जो बताया अब तक के 2 मार्क बनते ही बनते हैं। और इसके बाद ग्रीनविच के बारे में पूछता है, तो ग्रीनविच से जो है दोस्तों हम 5.5 घंटे आगे हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे की हैं, ऐसा आपको उत्तर देना होता है। और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है तेलंगाना आंदोलन से और यहाँ भारत के भूभागों के बारे में, भूभाग की आकृतियों के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं। जो आगे और 2-3 लेसन हैं वो भी मैं, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लगभग 60 के 60 क्वेश्चन आप कर पाते हैं। 48 जो होते हैं, ये 48 प्रश्न आपके मैंने किए हैं। मेरे 50 क्वेश्चन सीरियली डायरेक्ट करेक्ट आए हैं सोशल स्टडीज़ को हिंदी में फॉलो करने पर। आपको भी मिल जाएंगे, ज़रूर मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ दोस्तों।
और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ प्रयास करते हैं। चलो और आगे देखिए, यहाँ अहमदाबाद और इम्फाल सिटीज़ की दोनों की बात की है। अहमदाबाद गुजरात की सिटी है और इम्फाल जो है ये आपकी मणिपुर की सिटी है। आजकल आपने सुना होगा कि मणिपुर भी ज़्यादा बाकायदा वार्ताओं में चल रहा है, पेपरों में, न्यूज़ मीडिया में उनका जो है ज़्यादा न्यूज़ आता है मणिपुर का। तो ये मणिपुर है दोस्तों, ये इम्फाल सिटी मणिपुर की है। यहाँ आज तक जो झगड़ेबाजी हुई है सब मणिपुर में ही हुई है। तो जनवरी 5 को इन दोनों शहरों में कब कब सूर्योदय होता है, कहाँ कहाँ होता है, कहाँ अस्त होता है, ये सब बराबर समय के अनुसार बताया गया। तो दोस्तों यहाँ पहले नाम अहमदाबाद का दिया गया है। तो अहमदाबाद में सूर्योदय जो है जनवरी 5 तारीख को 5:59 को 1 मिनट कम 6 बजे को एग्जैक्टली होता है दोस्तों। और सूर्यास्त जो है दोस्तों ये 16 यानी 4:47 को फिक्स हो जाता है। राइट। सो ये क्वेश्चन भी आपके बनते हैं दोस्तों। ये 10th क्लास के कंटेंट में से ही आपको टेट में दिया जाता है। हिंदी वालों के लिए सोशल स्टडीज़, हिंदी वाले अप्लाई करने में भी ज़रूर करते होंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश एंड सोशल आपका गिना हुआ सब्जेक्ट, राइट, चुना हुआ सब्जेक्ट। सो आपकी चुनती गिनती में कोई गलती नहीं जाएगी। यहाँ ये तो कर लो आप पहले कि सूर्योदय इम्फाल में 7:20 को होता है। और दोस्तों इसके उपरांत अस्त जो है 18 यानी कितना हो गया, यहाँ 16 दिया था तो 4:30 बजे आ गया। तो 18 का क्या होगा दोस्तों, 6:05 को जो है आपका सूर्यास्त सनसेट होता है। यहाँ सनराइज़ होता है, यहाँ सनसेट, ये दोनों का भी समय आप देख लीजिए। और आगे आपको समय नहीं मिले ऐसा ना हो, यहाँ आगे चलते हैं। याद रखिए अच्छे ही पढ़े लिखे यहाँ आप हैं तो भाई आपको सब समझ आ जाएगा। थोड़ा मुझे यहाँ आपको सूचना देनी पड़ेगी कि कैसे पढ़ना है न्यू कैंडिडेट्स के लिए। मैं भारी से भारी न्यू कैंडिडेट्स के लिए ही सोच रहा हूँ, जो क्वालिफाई ना कर पाए अब तक, उन लोगों के लिए मैं सहायता करना चाहता हूँ। यहाँ भूतात्विक पृष्ठभूमि के बारे में, जियोलॉजिकल बैकग्राउंड के बारे में दिया गया है। तो भारत का जियोलॉजिकल बैकग्राउंड कैसा है यहाँ देखते हैं। यानी एर्लेस्ट जोग्राफिकल बैकग्राउंड के बारे में दिया गया है, यानी आरंभिक दशा के बारे में दिया गया है दोस्तों। आरंभिक दशा यानी आप जानते हैं शुरुआती दशा, राइट। आरंभ और प्रारंभ में फ़र्क है दोस्तों। प्रारंभ का मतलब होता है स्टार्ट करना और आरंभ का मतलब होता है एर्लेस्ट, यानी सबसे पहले वाला मानव, सबसे पहले वाला धरती का टुकड़ा, सबसे पहले वाले प्राणी, इनको एर्लेस्ट कहा जाता है। सो यहाँ देखा जाए तो एर्लेस्ट का भी एक हमारे इसमें एर्लेस्ट सोसाइटी के बारे में एक लेसन आता है। एर्लेस्ट सोसाइटी यानी सबसे पहले वाला आदिवासी जो है, तब का आदि मानव, तब का लेसन बनता है। यहाँ बताया जाए तो पाठ्य पुस्तक जो है दोस्तों, आपको पाठ्य पुस्तक के बारे में यहाँ फिर से बताया गया है। ये तो आप जानते ही हैं कि 9th क्लास में आप क्या पढ़े हैं इसके बारे में। तो विश्व के भूस्वरूपों का उद्गम जहाँ से हुआ है वहाँ से बताते हैं कि जो भारत है, भारत ये गोंडवाना धरती का टुकड़ा है। और यहाँ धरती के ग्लोब में जो है धरती के 2 ही टुकड़े थे, केवल 2 टुकड़े। एक टुकड़ा था उद्गम अंगारा यानी लौरसिया, फिर एक था गोंडवाना। 2 टुकड़े थे, ये बड़े बड़े खंड थे, भूखंड। ये 2 महाद्वीप टूटने के बाद अनेक महाद्वीप हो गए हैं, इसीलिए आजकल इतने सारे हैं। और विशालकाय ये जो गोंडवाना टुकड़ा है, इसी के टूटने के बाद भारत बना है। और कैसे बना है ये आपको बताते हैं कि पहले गोंडवाना, यहाँ कहा कि पहले गोंडवाना की भूमि के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारतीय पट्टी, गोंडवाना से जो टुकड़ा हुआ, ये भारत की पट्टी कब 200 लाख वर्ष पहले, 200 लाख वर्ष पहले टुकड़े हुए थे इस धरती के। तब 2 ही भूखंड थे, क्या क्या थे, एक था आपका गोंडवाना दोस्तों, दूसरा था आपका लौरसिया या अंगारा, कहते हैं अंगारा भूमि। सो इन दोनों के टुकड़े होने के बाद ऐसा हुआ कि जो भारत की पूर्वी जो भारत की प्रायद्वीपीय पट्टी हैं, ये यानी आपको ऐसा जो है भारत का टुकड़ा, ये उत्तर पूर्वी की तरफ जाकर कहाँ टकराया, अंगारा भूमि से टकरा गई थी। और इससे टकराने के बाद क्या हुआ कि यह अत्यधिक संकुचित दबाव के कारण जो है लाखों वर्ष पहले पर्वतों का विकास भी हुआ। मोड़दार पर्वत जो है ये हिमालय पर्वत है, आज भी यहाँ मोड़दार पर्वत हिमालय में बने हुए हैं। और यह क्या हुआ, यह पट्टी उत्तर पूर्वी की ओर जाकर
यूरेशिया से लग गई। यूरेशिया, फिर यूरेशिया यानी हम एशिया में जुड़ गए, क्योंकि एशिया में भी ऐसे ऐसे एशिया होता है, तो भारत ऐसा जुड़ा होता है। इस एशिया में भारत जुड़ने का ऐसे टूटकर इस उत्तर पूर्वी दिशा में जाकर यूरेशिया से लागू होकर यहाँ संकुचित होकर जुड़ गया है। सो इसीलिए संकुचित होने के कारण एक जो विकास नया आया है, उस विकास का एक अर्थ आपको यहाँ मिलता है कि यहाँ आपको अब तक जितना बना है बहुत सारा परिणाम नया निकला है। जैसे मोड़दार पर्वत जो निकले हैं, हिमालय पर्वत हैं, और ऐसे ही कई नदियाँ बनी हैं, पहाड़े भी उसी समय बने हुए हैं। पहाड़ियाँ और नदियाँ जो कुछ बने हैं, ये सब हिमालय नदियाँ, ये सब दक्षिण के जो द्वीपीय नदियों वाले छोर है, ये सब उसी समय बना हुआ है दोस्तों। यहाँ आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत का भूभाग किस भूभाग वाला एक संबंध रखता है। तो ये जो है आपका गोंडवाना से संबंध रखता है। और अंगारा भूमि का नाम क्या है, तो अंगारा भूमि जो है दोस्तों, इस अंगारा भूमि का एक और नाम क्या है, लौरसिया है। ये कहाँ है? लौरसिया यहीं पर था अभी, लावोरसिया, इसे ही अंगारा भूमि कहा जाता है। सो अंगारा भूमि अलग थी और गोंडवाना अलग थी। दोनों टकराने से 200 लाख साल पहले, ये सब बातें याद रखिए, दोनों टकराने से ही क्या हुआ, यूरेशिया पट्टी बनी है। यूरेशिया में ही भारत मोड़दार पर्वतों को लेकर जुड़ा है। यह मोड़दार प्रक्रिया जो है, यह इसी द्वीपीय प्रायद्वीप से बनी है। और इस प्रकार आपको बताया जाए तो ऐसे बहुत सारे यहाँ आपके पॉइंट है, और आगे आप यहाँ पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं आपको केवल यहाँ तक की हेल्प देना चाहता हूँ कि इसमें पॉइंट्स और भी हैं। ये पॉइंट आपके हिमालय की चौड़ाई, लंबाई और उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय के बारे में यहाँ बताते हैं आपको। और हिमालय की जो ऊंचाई है, ये जो है दोस्तों, ये क्या है, 6100 मीटर की ऊंचाई है। हाँ, ऊंचा है हिमालय, इसकी ऊंचाई के बारे में। और ये सारा आपको जो है पढ़ना होगा। इस प्रकार यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए हैं कि खेती कैसे होती है यहाँ भारत की, और भारत में पेड़ कैसे उत्पन्न होते हैं। इस हिमालय पर्वतों में कुछ बड़े पत्ते वाले पेड़ होते हैं, कुछ छोटे पत्ते वाले, और यहाँ आपको सब कुछ दिया गया है। इस प्रकार इन किताबों को पढ़िए। इसके अंदर से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर भी और नोट्स बना रहा हूँ, और इसको मैं अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों। सो इंडो गंगा मैदान के बारे में पढ़िए, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों से मैदान बनता है दोस्तों। लगभग यहाँ 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है। यहाँ लगभग गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, धीरे धीरे यह हिमालय के द्वारा बहाकर जो लाई गई अलुवियम मिट्टी है। यानी अलुवियम मिट्टी का एक मतलब है दोस्तों, जो फसल पकाने के लायक मिट्टी होती है, उसे अलुवियम कहा जाता है। और इस तरह अलुवियम मिट्टी जो है इंडो गंगा मैदान या फिर ब्रह्मपुत्र मैदानों में है। और इस प्रकार आप इन पॉइंटों को पढ़ो तो ज़रूर ही आप सक्सेस हो पाएंगे। सो धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसको मैं पूरा तो आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, और इसके बाद इसमें से चुने गिने पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ, उनको आप पढ़िए। अब यहाँ आपको मैं बताने वाला हूँ भारतीय रेगिस्तान के बारे में। तो दोस्तों, ये थार रेगिस्तान है और ये राजस्थान में है। इसमें एक पॉइंट आपको पूछा गया था कि इसमें बहने वाला जो नहर है, ये इंदिरा नहर है, कितने किलोमीटर का है? 650 किलोमीटर दोस्तों। ये पंजाब से थार को पानी पहुँचाने के लिए पंजाब से लाया गया नहर है दोस्तों। और यहाँ जो है एक नदी है जिसका नाम लूनी नदी है दोस्तों। और इसके बारे में पढ़ पाओ तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे, टेट आपकी आ जाएगी। यहाँ नदी का नाम बताया था मैंने, एक ही नदी है, लूनी नदी। और यहाँ कंटीली झाड़ी बनती है। यहाँ के आप देख रहे होंगे कि पेड़ पौधे कैसे हैं, कंटीले हैं, यानी कांटे रहते हैं इसमें। कंटीली झाड़ी, इसके बारे में भी यहाँ टेट का एक क्वेश्चन आया था पिछली बार दोस्तों, कंटीली झाड़ियों के बारे में और यहाँ रेगिस्तान के बारे में। यहाँ का जो नहर है, ये इंदिरा गांधी नहर है। ये 650 किलोमीटर का है। ये पंजाब से आता है। रेगिस्तान के कारण यहाँ पानी नहीं है, तो पानी की सिंचाई और पीने के पानी के लिए दोस्तों, पानी की सिंचाई और पीने के पानी के लिए जो है यह नहर बहुत ही लाभदायक इन लोगों के लिए है, जो इस नहर में इस रेगिस्तान में वास करते हैं, इन लोगों के लिए। और यहाँ कोस्टल प्लेन्स के बारे में, तटीय मैदानों के बारे में दिया गया है। तो तटीय मैदान उबड़ खाबड़ हैं और पहाड़ी इलाकों द्वारा भी ये टूट गए हैं, तो इसलिए 3 भागों में तटीय मैदानों को बांटा गया है। कोंकण तट यह उत्तरी भाग में है और यह महाराष्ट्र और गोवा से लगा हुआ है।
और ये कोंकण तट का नाम भी पूछा गया है इससे पहले, और आपको केनरा तट और यह मध्य भूभाग कहा जाता है, कर्नाटक तटीय भाग में यह शामिल है। फिर मलबार तट, ये प्रश्न आपके बनते हैं, पूछे जाते हैं दोस्तों, ज़रूरी है। सो आपको यहाँ बुक पढ़ने को ना मिले, ये PDF ना मिले तो मैं मेरे जो है लिंक में शेयर कर देता हूँ, आप बाद में देख लेना। और ये जो कबूतर है दोस्तों, ये पक्षी जो अनोखा दिख रहा है, ये हमारे द्वीप का पक्षी है। भारतीय दक्षिणी छोर में जो है ये निकोबार द्वीप में आपको दिखता है। और यहाँ जो है एक नारकोंडम द्वीप के बारे में कहा गया है। नारकोंडम द्वीप जो है दोस्तों, ये बंजर द्वीप है, ज्वालामुखी है, यानी यहाँ फायर माउंटेन्स है, अग्नि पर्वत है दोस्तों। सो ये द्वीप जो है दक्षिणी छोर पर इंदिरा पॉइंट के पास है। 2004 में जो है दोस्तों सुनामी के कारण यह डूब गया है, अभी यह देखने को नहीं मिलता है। सो यहाँ द्वीप में पाया जाता है कि दोस्तों लक्षद्वीप समूह प्रवाल है, और इस प्रवाल द्वीप कौन से हैं तो लक्षद्वीप कहा जाता है। फ्लोरा प्राणी और समूह फौना के लिए प्रसिद्ध है। फ्लोरा और फौना यहाँ देता है आपको, इंग्लिश में ये, हिंदी में भी देता है। फ्लोरा और फौना के लिए कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है, ये भी पॉइंट आपके ज़रूरी है दोस्तों, ये याद रखिए, फ्लोरा और फौना के लिए। और निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है, और जिसकी भूमि विशाल विविधताएं इसमें छुपी हुई हैं, तो इसे हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी और भारत की जो भी हैं दशा हमारी इतनी सुंदर बनी है, तो ये सब भारत के भौगोलिक और भौतिक स्वरूपों से ही बनी है। तो दोस्तों यहाँ मिट्टी के बारे में दिया गया है परियोजना कार्य में। मिट्टी के बारे में आप एलुविलियम के बारे में पढ़िए, एलुविलियम मिट्टी के बारे में ज़्यादा आपको मालूम करना चाहिए, इसके बाद आप खुद ही कुछ ना कुछ कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब मुझे आपसे एक निवेदन है आप लोगों से कि भैया शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़रूर। मुझे आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की एक सहायता चाहिए। सो आपका भाई, छोटा बड़ा भाई, एक ही आपसे मन्नत करता है कि सब्सक्राइब करें, और तेलंगाना के जो मेरे शेर भाई है हिंदी के, उनको यह सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। और आगे नए वीडियो के लिए आप राह दिख रहे हैं, तो नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए छुट्टी लेते हैं, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंदी।